एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग, है ना, क्या विल बी व्हाट, लैम्डा बाय, ठीक है, नोड मतलब एम्पलीट्यूड को जीरो करना है, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू कब जीरो होती है, जब एंगल 0, 5, 2, 5, 3, 5 ऐसा, तो एक बराबर हो जाएगा 0, 5 n, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा n पाई बाई 2 पाई बाई लैम्डा, तो हो जाएंगे n लैम्डा बाई, इसका मतलब x इक्वल टू 0 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, इस पोजीशन में क्या बन रहा है, नोड। तो दो सक्सेसिव नोड के बीच की दूरी क्या हो गई थी, लैम्डा बाई, दो सक्सेसिव नोड के बीच की दूरी हो गई लैम्डा बाई, क्या ये बात समझ में आती है? कितने पार्ट को particles which oscillate with maximum amplitude are called as क्या, एंटीनोड, particles which oscillate with maximum amplitude are called as anti, and for antinode mod multiple of pi by, सर आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। ये अच्छा माइक्रोफोन छुप गया है इसका, क्या करना पड़ेगा, ऐसे घुमा देता हूँ।
हाँ भाई, अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए क्या है। पार्टिकल्स विच ऑसिलेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स आर कॉल्ड एज एंटीनोड्स। के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। के को लिख देते हैं क्या, 2 पाई बाई लैम्डा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के को हमने लिखा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई। इन पोजीशंस पे क्या बनेगा जी, एंटी नोड बनेगा, है ना। n की वैल्यू आप रखते चलो 1 2 3 4। तो क्या क्या वैल्यूज मिल जाएंगे आपको, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4। इन सब पोजीशंस पे क्या बन जाएंगे, x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4। इन पोजीशंस पे क्या बन जाएगा, एंटी। एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, इट विल बी लैम्डा बाई। Distance between successive nodes is also equal to what, lambda by distance between a node and adjacent antinode is equal to what, lambda by 4। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन a node and an adjacent antinode is कितना बेटे, lambda by 4, है ना। No transfer of energy takes place through nodes। No transfer of energy takes place through nodes। nodes के थ्रू एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं। No transfer of energy takes place through, है ना। इसका मतलब दो नोड्स के बीच में रस्सी के जो सेगमेंट है उसकी एनर्जी कांस्टेंट है ना। एनर्जी ऑफ segment of string between successive nodes remains constant। Energy of segment of string between successive nodes remains constant। ठीक है।
अच्छा देखिए, ये स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का फ्लो कैसे होगा? फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन इन अ स्टैंडिंग वेव, ये किस तरह का होगा? अब देखिए, मान लो कि ये रस्सी है और दो नोड्स के बीच में स्ट्रिंग कुछ इस तरह की है, ठीक है। हर पार्टिकल अपनी रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना, ऑल द पार्टिकल्स आर एट देयर रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पोजीशंस, उनकी उनकी जो रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पोजीशन। क्या अभी इस पार्टिकल सारे पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है? एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये स्ट्रिंग की ये तो ओरिजिनल लेंथ है, मान लो अभी रस्सी वहां पे, क्या सारे पार्टिकल्स की एनर्जी जीरो है क्या? काइनेटिक एनर्जी मतलब स्ट्रिंग dx लेंथ के सेगमेंट में मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं एवरी dx लेंथ हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है क्या? अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर मैं रस्सी को क्या करूं, देखो dx लेंथ के सेगमेंट में डिवाइड कर दूं, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर dx लेंथ का सेगमेंट, यहाँ dx लेंथ का सेगमेंट, यहाँ dx लेंथ का सेगमेंट, यहाँ dx लेंथ का सेगमेंट, इस तरह से अलग अलग जगहों पर dx लेंथ के सेगमेंट हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो dx लेंथ का सेगमेंट है, अभी रस्सी यहाँ तो नहीं, रस्सी तो ऐसे पहुंच गई, इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है, ये वाला पार्टिकल, तो रस्सी इस dx लेंथ के सेगमेंट की लेंथ बढ़कर के इतनी होगी, इस वाले dx लेंथ की सेगमेंट एलिमेंट की लेंथ बढ़कर के ऐसी होगी, इधर वाले dx की लेंथ बढ़कर के कुछ ऐसी होगी। अच्छा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो सेगमेंट है उसकी लेंथ में कुछ इंक्रीजमेंट हो रहा है, वो जैसी यहाँ पे थी वैसे ही उधर भी है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर अपन यूं कहें कि रस्सी इलोंगेटेड स्टेट में है तो सबसे ज्यादा इलोंगेशन किधर की तरफ है, नोड की तरफ की एंटी नोड की तरफ? सबसे ज्यादा इलोंगेशन किस तरफ है, नोड की तरफ की एंटी नोड की तरफ? नोड, एंटी नोड पे तो इलोंगेशन हुआ ही ना, एंटी नोड तो यहाँ पे बन रहा है, ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पार्ट, समझ रहे हैं। और जैसी लेंथ जब रस्सी अपनी नेचुरल लेंथ में थी, इस dx लेंथ की बात कर रहा हूं, इसकी जैसी लेंथ रस्सी के नेचुरल लेंथ में थी वैसी ही अभी भी हो गई है कि नहीं हो गई? वैसी ही अभी भी हो गई है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी लेंथ में तो कोई चेंज आया ही नहीं जी, इसकी लेंथ में तो कोई चेंज आया ही नहीं। अब इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस dx लेंथ के सेगमेंट में जब रस्सी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, सारे पार्टिकल अपने रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे, उस समय पर पहली बात तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पूरी की पूरी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है। और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी अगर मैं, एक तो है कि पूरे स्ट्रिंग की एनर्जी, एक में dx लेंथ के सेगमेंट की एनर्जी देखूं तो वो dx लेंथ का सेगमेंट जहां पे एंटी नोड बनता है वहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, उसका कोई इलोंगेशन नहीं है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की अगर बात करूं तो वो नोड पे सबसे ज्यादा है ना। तो इस समय पर हम क्या बोल सकते हैं कि दो बातें बोल सकते हैं, एक तो एंटायर एनर्जी
of the segment of string, entire energy of the segment of string is in the form of क्या बेटे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम कहां पे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज मैक्सिमम कहां पे, नियर नोड्स। ये बात समझ में आती है। एक तो पूरी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और वो भी पर यूनिट लेंथ अगर मैं देखूं अलग अलग जगह पर कितनी है, तो सबसे ज्यादा कहां पे है, नोड्स पे सबसे ज्यादा। Recording in progress. क्या ये बात बोल सकते हैं जी बच्चों? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक तो अभी पूरी एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर्ड है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की ही फॉर्म में स्टोर्ड है, और वो भी सबसे ज्यादा कहां पे है जी बच्चों, वो भी वीडियो ऑफ। नोड वाली पोजीशन पे सबसे ज्यादा। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों?
सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आ रही है अभी आवाज? हाँ सर आ रही है। ओके। देखो, एक टाइम आएगा जब रस्सी क्या है, पूरी की पूरी अपनी मीन पोजीशन, सारे पार्टिकल्स अपनी रेस्पेक्टिव मीन पोजीशंस पे आ जाएंगे। उस समय पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। एंटायर एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ entire energy will be in the form of kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी को अगर मान लो मैं फिर से ऐसी dx लेंथ के सेगमेंट मैं इसको डिवाइड कर दूं और हर सेगमेंट की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लिखूं, तो किस सेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, और वेलोसिटी देखो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा? म्यू dx। dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा? म्यू dx मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। और मीन पोजीशन पे SHM की वेलोसिटी को ओमेगा ए लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाफ म्यू dx ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। म्यू सबका सेम है, लेंथ सब जगह बराबर बराबर ले रहा हूं मैं, ओमेगा सबका सेम है, तो जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है क्या उसी की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? यस सर। बोलिए जी। जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है उसी dx लेंथ के सेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो क्या बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ विल बी मैक्सिमम एट एंटी, है ना? या टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ विल आल्सो बी मैक्सिमम एट एंटी नोट एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर एनर्जी पर यूनिट लेंथ एंटी नोट पे सबसे ज्यादा है, और जब रस्सी ऊपर थी तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ नोड के पास सबसे ज्यादा थी। इसका मतलब क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब ये रस्सी ऊपर से नीचे आई तो एनर्जी का फ्लो एंटी नोड की तरफ, है ना? बीच में एनर्जी का फ्लो कैसे हुआ होगा? जबकि ट्रैवलिंग वेव में हम ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं होता। ट्रैवलिंग वेव में तो एनर्जी का फ्लो कैसे होता था? इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ वेव एट ऑल इंस्टेंट एट ऑल पोजीशन। इसमें कैसे हो रहा है? अभी जब जब रस्सी कब आ रही है? एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है, तो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज टुवर्ड्स एंटी, है ना? अच्छा, ये एनर्जी के फ्लो ऐसा हो रहा है, इसको अपन फोर्स इनटू वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से भी वेरीफाई करेंगे। अभी देखना,
when string moves from extreme position to mean position, the flow of energy is towards क्या बच्चों एंटी। देखो यही सब स्टेटमेंट क्या है, थ्योरेटिकल टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें एक एक ऑप्शन बना के डाल दो, है ना। When a string moves from extreme to mean position, the flow of energy is towards anti-clockwise. हम ऐसे भी लिख सकते हैं when the string is in its natural state, energy per unit length is maximum at कहाँ पे end. When the string is at its natural length, energy per unit length is maximum at anti-nodes. है ना? When the string is at its natural length, energy per unit length is maximum at its anti-nodes. And when the string is at its extreme position, energy per unit length is maximum at nodes. एक्सट्रीम पोजीशन एट मोस्ट मैक्सिमम होगा या नियर क्योंकि नोड पर एक्स्ट्रा ही रहेगा। बेटे अपन को और मतलब dx लेंथ में निकालेंगे, नहीं तो वो ऐसा तो नहीं कि x इक्वल टू 0 पे निकाल। देखो x इक्वल टू 0 पे एनर्जी 0 होने का मतलब ये नहीं है कि dE बाई dx भी 0 ही होगा, नहीं। एक पॉइंट पे स्टोर एनर्जी तो नहीं निकालते ना हम, तो किसमें एनर्जी स्टोर निकालते हैं, dx लेंथ, है ना। तो वो तो मैक्सिमम ही भाई। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि तुमने y वर्सेस x का ग्राफ, एक पार्टिकल के पोजीशन टाइम का ग्राफ, है, पोजीशन टाइम का ग्राफ ऐसा है, तो तुम क्या कहोगे t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 0। लेकिन वेलोसिटी क्या है, कुछ है कि वो भी 0 है, x 0 है, dx बाई x 0 है, dx बाई dt 0, x 0 है, dx बाई dt 0। समझ में आती बात, x 0 है, dx बाई dt 0 नहीं। कोई बात है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एनर्जी स्टोर्ड नहीं, है ना। एनर्जी तो स्टोर्ड वहां पे नहीं है, dx लेंथ में निकालोगे तो वहां तो है। तो de है dx पे, तो de बाई dx की वैल्यू को क्या कहेंगे, नॉन जीरो, ठीक है। बल्कि मैक्सिमम, नॉट जस्ट नॉन जीरो, इट इज। अच्छा अपन ये बात देखना चाह रहे थे भाई, हमने ट्रैवलिंग वेव में कैसे देखा था कि एनर्जी एक ही डायरेक्शन में जा रही, फोर्स डॉट वेलोसिटी किया था, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं देखो,
तो ये कोई पोजीशन है जो कि एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच में, समवेयर बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन के बीच की कोई पोजीशन है। अब यहां से मैं रस्सी को कट करता हूँ, इधर से भी कट, पार्टिकल्स की वेलोसिटी तो नीचे ही है, नीचे रस्सी नीचे आ रही है, रस्सी किधर आ रही है, मीन पोजीशन की तरफ आ रही है। वही केस तो एनालाइज कर रहे हैं अभी। नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। जब ऐसे जा रही होगी तो ऊपर हो जाएगी, ऊपर से नीचे जा रही होगी तो, अभी अपन कौन सा केस कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रही है। अच्छा, टेंशन फोर्स ये लेफ्ट वाले सेगमेंट पे इधर लगेगी और राइट वाले सेगमेंट पर ऐसे लगेगी। यहाँ पे लेफ्ट वाले सेगमेंट पर, राइट वाले सेगमेंट पर, है ना। अब टी डॉट वी की वैल्यू, टी डॉट वी की वैल्यू यहां पर इस लेफ्ट वाले सेगमेंट के लिए पॉजिटिव आएगी या राइट वाले सेगमेंट के लिए? द वैल्यू ऑफ टी डॉट वी, राइट। देखो यहां पर तो क्या हो रहा है, टेंशन ऐसे, वेलोसिटी नीचे, और इधर क्या हो रहा है, टेंशन इधर, वेलोसिटी नीचे। इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, टेंशन इधर, वेलोसिटी, इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, टेंशन इधर, वेलोसिटी। क्यों? अब क्या होगा जी इसमें, यहाँ पे इस वाले हिस्से पे आप देखो, टी डॉट वी किधर पॉजिटिव आ, राइट वाले पार्टिकल के लिए कि लेफ्ट वाले पार्टिकल, राइट वाले पार्टिकल के लिए। लेफ्ट वाले पार्टिकल के लिए टी डॉट वी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट वाले पार्ट की एनर्जी कम हो रही है, राइट वाले पार्ट की एनर्जी बढ़ रही है। तो इसका मतलब एनर्जी का फ्लो ऐसे हो रहा है, दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यहाँ आप देखोगे तो टी डॉट वी किसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट वाले के लिए कि राइट वाले के लिए, लेफ्ट वाले के लिए। एक्यूट एंगल जहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी के बीच में बनेगा वहां पॉजिटिव है, और राइट वाले के लिए नेगेटिव। मतलब राइट से एनर्जी किधर आ जा रही है, तो यहाँ पर एनर्जी का फ्लो कैसा है, वही चीज वेरीफाई हुई है जो हमने यहाँ पे लिखी थी कि जब रस्सी ऊपर से नीचे आ रही होती है तो एनर्जी का फ्लो किस तरफ होता है, एंटी नोड की तरफ, है ना। जबकि ट्रैवलिंग वेव में ऐसा नहीं होता, हमेशा क्या होता है, टी डॉट वी की वैल्यू उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव आती है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही। अच्छा, जब स्ट्रिंग मान लेते हैं एक ऐसी ही किसी पोजीशन पे है फिर से, लेकिन अभी क्या कर रही है, ऊपर जा, ऐसे है और किधर जा रही है, तो एनर्जी का फ्लो क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स नोड्स होना चाहिए या अवे फ्रॉम एंटी नोड होना चाहिए, नहीं, वेरीफाई करें।
है ना। टेंशन फोर्स लेफ्ट वाले पॉइंट को ऐसे लगा, इधर वेलोसिटी की बात करें तो दोनों की वेलोसिटी, इधर बात करेंगे तो टेंशन फोर्स ऐसे, यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर, इसकी वेलोसिटी भी, टी डॉट वी किसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट वाले के लिए। यहाँ पे टी डॉट वी किसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट वाले के लिए कि राइट वाले के लिए, लेफ्ट वाले के, राइट वाले के लिए टी डॉट वी नेगेटिव आ रहा है ना। जब भी टी डॉट वी देखो तो क्या करो, टेंशन और वेलोसिटी की टेल से टेल मिलाओ, है ना। तो इसके लिए टी डॉट वी को कैसे लिखो, टी वी, और इसके लिए टी डॉट वी को वी। तो किसमें एक्यूट एंगल बन रहा है, लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में, लेफ्ट वाले में एक्यूट एंगल बन रहा है, राइट वाले में ऑब्ट्यूज एंगल। तो एनर्जी का फ्लो, राइट वाले की एनर्जी कम हो रही है, लेफ्ट वाले की बढ़ रही है। तो एनर्जी का फ्लो कैसा करना है, यहाँ पर भी देखो टी डॉट वी किसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, राइट वाले के लिए कि लेफ्ट वाले के लिए, राइट वाले, लेफ्ट वाले के लिए नेगेटिव है। तो एनर्जी लेफ्ट से किधर जा रही है, जब रस्सी ऊपर जा रही होती है मतलब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही होती है, तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम एंटी, है ना। when string moves towards extreme position, the flow of energy is किधर बच्चों, away from antinode। the flow of energy कैसा होगा, it will be away from anti। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है किसमें, ट्रैवलिंग वेव में और स्टैंडिंग। दो सक्सेसिव नोड्स के बीच के पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं इन स्टैंडिंग वेव, और एक नोड के अगल बगल वाले पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है, 5, है ना। ये बात समझ में आती है। अब देखो क्या है, हम बात करते हैं स्टैंडिंग वेव in string fixed at both ends। Standing wave in string fixed at both ends। तो जब मैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स की बात करता हूं बच्चों, तो क्या होगा, क्या दोनों रिजिड एंड्स पे नोड ही बनना चाहिए, ऐसी विशेष रिक्वायरमेंट हो जाएगी। क्यों, यहां से जब वेव का रिफ्लेक्शन हो तो रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होते ही पाई का फेज डिफरेंस, इंसिडेंट वेव भी है रिफ्लेक्टेड वेव भी है, दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा, नोड, यहाँ पर भी क्या बनेगा। ऐसा फिजिकल कंस्ट्रेंट भी है एक तरह, वो वाला पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब रस्सी कैसे ऑसिलेट कर पाएगी, इस तरह से ऑसिलेट, है ना। या और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि रस्सी इन दो पोजीशन पे नोड बन जाए और बीच में एक नोड और बन जाए। और फिर क्या हो, वो पार्ट नीचे आए और ये वाला पार्ट धीरे धीरे ऊपर, इधर वाला पार्ट नीचे आ रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, और होते होते ऐसा हो जाएगा कि एक समय पूरी रस्सी फिर से स्ट्रेट हो जाएगी। फिर जो नीचे जा रहा था वो नीचे जाएगा, जो ऊपर जा रहा था वो, तो फिर रस्सी की शेप लेके ना इस तरह से चेंज हो जाएगी। इसमें रस्सी कितने लूप में ऑसिलेट कर रही होगी, एक लूप। हम आप एक बात को बड़े ध्यान से समझिए कि इस, हमें पता है ये सक्सेसिव नोड्स बन रहे हैं, सक्सेसिव नोड्स के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, λ/2। λ/2। तो और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l है, तो यहाँ पर λ/2 इक्वल टू l वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यस सर। और यहाँ पर सक्सेसिव नोड्स के बीच की दूरी l/2 है, तो यहाँ का लैम्डा अलग होगा, यहाँ का λ2 λ/2 किसके बराबर होगा, l/2 के। लैम्डा को v/f लिख सकते हैं, तो v/2f इक्वल टू क्या हो जाएगा, l, यानी f क्या हो जाएगी, v/, और यहाँ पर लैम्डा को फिर से लिखूंगा मैं v/f, तो f की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2v/2l। ये v/2 है, ये कितना आ रहा है, 2v/2। मतलब क्या है, अगर आपको स्ट्रिंग को चाहते हो ऐसे वाइब्रेट करे, तो आपको उसमें जो वेव जनरेट करनी पड़ेगी वो इतनी फ्रीक्वेंसी की ही वेव जनरेट करनी पड़ेगी, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं हो पाएगा। हाँ, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी करनी है तो फिर इतनी रखनी पड़ेगी। मान लो ये वैल्यू अपन ने वेलोसिटी की वैल्यू पुट करी, लेंथ की वैल्यू पुट करी, ये 150 हर्ट्ज आ गया मान लो, तो फिर 160 हर्ट्ज वाला सोर्स इस रस्सी में स्टैंडिंग वेव जनरेट नहीं कर पाएगा, 170 वाला नहीं कर पाएगा, 200 वाला नहीं कर पाएगा, सीधे कौन सा वाला कर पाएगा, 150 का दुगना, यानी 300 हर्ट्ज वाला ही फिर इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट करता। आई बात समझ में। ये सारी फ्रीक्वेंसी क्या है, रस्सी कहेगी भाई देखो ये मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रस्सी क्या कहेगी, ये रस्सी की नेचुरल, और कौन सी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, 3 लूप में ऑसिलेट करने, क्यों जी, क्या लिखेंगे, λ/2 किसके बराबर है, l/3 के। तो लैम्डा को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय f, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या आ गई जी, 3v/2l, 2v/2l, 3v/, है ना। इन सब में से मिनिमम कौन सी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, v/2l। v/, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं,
इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये जो 2v/12 ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है जो कि स्ट्रिंग अलाउ करती है फॉर जनरेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब नेक्स्ट हायर देन फंडामेंटल, या इसका एक नाम और होता है क्या? सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। एक नाम और होता है, क्या होता है जी? सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल से नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट हायर और उससे भी आगे, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। या इसको क्या कहेंगे? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। देखो हार्मोनिक जो है वो मल्टीपल से डिसाइड होता है। फंडामेंटल का दुगना तो सेकेंड हार्मोनिक, फंडामेंटल का 3 गुना मतलब थर्ड हार्मोनिक। और ओवरटोन जो होता है वो सीक्वेंस में डिसाइड होता है। फंडामेंटल से जो नेक्स्ट होगा उसको कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, उसके जो नेक्स्ट होगा उसको क्या कहेंगे? सेकेंड ओवरटोन। ठीक है। अब क्या है, अगर हम एक जनरल बात करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि फंडामेंटल मतलब एफ इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी of string fixed at both. Natural frequency of string fixed at both, where n can be 1, 2, 3, a whole 1, 2, 3 and ये बात समझ में आती है? फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल दो। फंडामेंटल क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हो। या इस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देंगे अपन? क्या इसको nth हार्मोनिक बोल सकते हैं सर, या फिर n-1 ओवरटोन, या n-1th ओवरटोन बोल सकता हूं। ओवरटोन के टर्म्स में कौन सा होगा ये? n माइनस। जो 2v/12 होता है वो फर्स्ट ओवरटोन, 3v/12 क्या होता है? सेकंड ओवरटोन। तो nv/12 क्या होगा? n-1th ओवर। क्यों जी? ये बात समझ में आती है? यस सर। ये इस तरह से रस्सी के ऑसिलेशंस का रब करें। जब आप इनमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी से मैच होता हुआ सोर्स लेकर आओगे, इनमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी से मैच होता हुआ सोर्स लेकर के आओगे तो क्या होगा? इस रस्सी में स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा। या तो v/12 फ्रीक्वेंसी का लाओ, या 2v/12 या 3v/12 या 4v/12 या 5v/12, किसी एक का लाओ। अगर आप 3v/12 का लेके आओगे तो वो स्ट्रिंग को 3 लूप में वाइब्रेट करा देगा। और स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है? एनर्जी लॉक हो जाती है ना। आइडियल कंडीशन अगर हम मान रहे हैं रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है तो फिर एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, उसका पैटर्न नहीं बदलेगा। ठीक है। अगर मान लो क्या है,
आप इनमें से किसी और फ्रीक्वेंसी का लेकर के आते हो तो फिर रस्सी तो चाहती है कि लेफ्ट और राइट एंड पे नोड बन जाए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें किसी और डिस्टेंस पे नोड बनाने की करेगा तो क्या होगा, उसमें ये ऑसिलेशन सस्टेन नहीं हो पाएंगे, एक फिक्स पैटर्न रस्सी में लगातार नहीं बन पाएगा। उसी तरह से हम बात करते हैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन, एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे आप यूं मान सकते हो कि कोई बहुत ही लाइट मीडियम, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड और दूसरे एंड पे क्या है, बहुत लाइट रस्सी जुड़ी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लो मैंने इसमें वेव जनरेट किया, इस वाले एंड से तो पाई के फेज डिफरेंस से वेव रिफ्लेक्ट होगी, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, a माइनस ए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा, सेम फेज में रिफ्लेक्ट होगी, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2, तो इधर बनेगा नोड और उधर बनेगा एंटी नोड। एंटी नोड का एम्पलीट्यूड 2a होता है, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो यहाँ बनना चाहिए क्या, नोड, और इधर बनना चाहिए क्या, एंटी। अब नोड और एंटी नोड के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा बाय हाफ लूप, एल लेंथ में कितना लूप बन जाए, आधा लूप, तो यहाँ पे एल को क्या लिख देंगे, लैम्डा बाय 4, लैम्डा को क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव बाय फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव बाय, ये फ्रीक्वेंसी इतनी आ जाएगी। ये सर एक और बार फंडामेंटल बताइए ना। फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। दूसरा क्या होगा जी, यहाँ नोड वहां एंटी नोड, वन एंड हाफ लूप में ये ऑसिलेट कर, नहीं, तो इन दोनों के बीच की दूरी और ये वाली पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एल, लैम्डा को लिख दिया v बाई एफ, एफ की क्या वैल्यू आ गई 3v बाई 4l। अब यहां आप ध्यान दो, इसको हम, ये नेक्स्ट हायर है ना, दिस इज नेक्स्ट हायर आफ्टर फंडामेंटल, तो इसको क्या नाम देंगे, फर्स्ट, लेकिन हार्मोनिक के टर्म्स में इसको क्या नाम देंगे, थर्ड। क्योंकि फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। इसमें सेकंड हार्मोनिक एब्सेंट, even harmonics are absent in string fixed at 1। अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसा होगा, दो लूप तो पूरे ऐसे पढ़ रहे हैं,
और एक हाफ टून पर है, क्यों? दो पूरे और एक आधा। तो इसको इसमें क्या कहेंगे, एल किसके बराबर होगा, 5 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 हो गया लैम्डा, और लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 5 लैम्डा। और लैम्डा को क्या लिख देंगे, बी बाई एफ। तो एफ की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 v बाई, ये 5 v बाई 4 है, तो क्या नाम देंगे, सेकंड ओवर या फिफ्थ हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक के बाद सीधा कौन सा आया, फिफ्थ हार्मोनिक, है ना। इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, या जनरल फॉर्मूला फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 2n प्लस 1 v बाई 4। ये आ जाएगी nth ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कौन सा ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, nth ओवरटोन। n की वैल्यू 0 से रखना, n को 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, v बाई 4 है, वो फंडामेंटल हो गया। n को 1 रखा तो 2 into 1 plus 1 3v by 4l, फर्स्ट ओवरटोन 3v by 4l। 2 रखोगे तो 5v by 4l, सेकंड ओवरटोन 5v by, है ना। और ये हार्मोनिक कौन सा होगा, 2n plus 1 हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक है, 2n plus 1h हार्मोनिक। n की वैल्यू को क्या रखते जाओ, 0 1, n को 0 रखोगे तो फर्स्ट हार्मोनिक, 1 रखोगे तो थर्ड हार्मोनिक, 3 रखो 2 रखोगे तो फिफ्थ हार्मोनिक, है ना। तो मान लो हमसे कहा जाए कि a string is fixed at one end and has a length 50 centimeter with linear mass density of कितना, with linear mass density of, let's say 0.2 kg per meter and stretched under a tension of 5 N. Find the second overtone frequency of the,
Find the second overtone frequency of the string. Find the second overtone frequency of the string. तो सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या होता है? 5v/4l। क्यों जी? सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या होता है? 5v/4l। तो 5 डिवाइडेड बाय 4l। l को क्या लिखते हैं जी? 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब 0.5 मीटर। और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? √t/μ। 4 × 0.5 कितना हो जाएगा? 2 √t/μ। t कितना है जी? 5। और ये कितना है? 0.2 मतलब 1/5। 5 × 5 25। 25 का रूट है 5। 5 5 25/2 मतलब कितना? 12.5। क्या बात समझ में आती है? Hz। अब देखो ऐसा ही फिनोमेना साउंड वेव्स में भी होता है ना? साउंड वेव्स में क्या होते हैं? ऑर्गन पाइप्स। 2 तरह के ऑर्गन पाइप होते हैं। एक ऐसा, एक ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड ऑर्गन। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जनरली मतलब क्या होता है? क्लोज्ड एट 1। और ये क्या होता है? ओपन ऑर्गन। ठीक है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो क्लोज्ड एंड है वहां पर बनता है डिस्प्लेसमेंट का नोड या प्रेशर का एंटी नोड। और जो ओपन एंड होता है वहां पे क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट का एंटी या प्रेशर का नोड। देखो ये प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा दे आर आउट ऑफ फेज बाय π/2, है ना? क्यों? क्योंकि देखो नोड वाला जो पॉइंट होता है जहां पे नोड बनता है उसके दोनों तरफ वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम चलता है। अगर 2 पार्टिकल्स हैं मीडियम, एक एक्स पोजीशन वाला एक x प्लस डेल्टा x, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम हो रहा, तो क्या उसके बीच का जो मीडियम है, हवा है उसके बीच की, वो हवा में कंप्रेशन एक्सपांशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जिस जगह पर बन रहा है एंटी नोड वहां पर प्रेशर में वेरिएशन नहीं आता है।
जहाँ पे बनता है एंटी नोड वहां पे प्रेशर में वेरिएशन नहीं आता है ना। तो जहां पर एंटी नोड बनता है उसके अगल डायग्राम में जहां पर एंटी नोड बनता है उसके अगल बगल वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी का डिस्प्लेसमेंट कम किसी का ज्यादा, दोनों का सेम होता है। अगर सेम डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब क्या है जी, लुक एट द पार्ट ऑफ एयर बिटवीन माई हैंड्स। क्या हो रहा है, उसका जितना वॉल्यूम है किसी भी समय पर हमेशा उतना ही रह रहा है, ना कंप्रेशन हो रहा है, ना रेयरफेक्शन, ना एक्सपांशन। तो क्या है, जहां पर बनता है एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट का, वहां पर प्रेशर का क्या बन जाता है, नोड। समझ रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बनता है एंटी नोड, प्रेशर का क्या बन जाएगा। अच्छा, जिस जगह नोड बनता है मतलब जहां का पार्टिकल मूव, मान लो ये वाले पॉइंट है, इस पॉइंट का पार्टिकल मूव, तो इसके अगल बगल वाले पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर, एक मीन पोजीशन के ऊपर जा रहा होगा तो एक मीन पोजीशन के, या जब इधर वाला मीन पोजीशन के नीचे जाएगा तो इधर वाला मीन पोजीशन के ऊपर, तो क्या होगा, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। यहां वाला पार्टिकल नहीं मूव कर, लेकिन इसके अगल बगल वाले पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जिधर होता है डिस्प्लेसमेंट का नोड उधर प्रेशर में फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा आते हैं, तो वहां पर बन जाता है प्रेशर का एंटी नोड। जिधर बनता है डिस्प्लेसमेंट का नोड उधर बन जाता है डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, मतलब प्रेशर नोड, डिस्प्लेसमेंट का नोड मतलब प्रेशर का, है ना। खैर जो भी हो, है तो नोड और एंटी नोड ही, तो उनके बीच की डिस्टेंस तो लैम्डा बाई 4 ही रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, ये लेंथ है एल, तो हम क्या लिख देंगे, एल इक्वल टू लैम्डा बाई 4 या 3 लैम्डा बाई 4 या 5 लैम्डा बाई 4। क्या ऐसे मोड ऑफ वाइब्रेशन रहेंगे क्या ऐसे? अगर एल इतना है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी जी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v बाई 4l, ये हो जाएगी 3v बाई 4l, ये हो जाएगी 5v बाई, अब इनको नाम देना आता है आपको। इस वाली को क्या कहेंगे, फंडामेंट, इसको फर्स्ट वर्ड या हार्मोनिक के टर्म्स में थर्ड भाग। ये कौन सा है, सेकंड वर्ड, या हार्मोनिक के टर्म्स में फिफ्थ, है ना। यहाँ पे क्या होगा, इधर बनेगा नोड और इधर फिर से बनेगा, अपन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, इन दोनों के बीच की दूरी l है। अब l किसके बराबर होगा, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, यानी कितना, लैम्डा बाई 2 या 2 लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई, तो इधर बराबर होगा l इक्वल टू लैम्डा बाई 2 या f इक्वल टू v बाई। फिर दूसरा कैसा बनेगा डायग्राम, l इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2, लैम्डा को क्या लिखेंगे, v बाई f, तो f की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2v बाई 12, या f की अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 3v बाई 12। बोलिए, है ना।
इसमें हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, उसको एक रबर स्टैम्प पे फिट करके इस पाइप के सामने रखते हैं। अगर ये जो ट्यूनिंग फॉर्क की कुछ, इसकी भी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे इसके ये प्रॉन्स वाइब्रेट, अगर ये फ्रीक्वेंसी इनमें से किसी से एक से मैच होनी चाहिए तो क्या होगा, बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। अगर क्लोज्ड है तो इनमें से किसी एक से मैच, आएगा समझ। हालांकि प्रैक्टिकली क्या देखा जाता है कि ये जो एंटी नोड बनते हैं ना, वो राइट एट द बाउंड्री पे नहीं फॉर्म होते। नोड तो बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, एंटी नोड थोड़ा सा बाहर फॉर्म होता है। एंटी नोड डज नॉट गेट फॉर्म राइट एट द बाउंड्री, इट गेट्स फॉर्म स्लाइटली आउटसाइड द बाउंड्री। ये लोगों को पहले नहीं रियलाइज हुआ, बाद में एक्सपेरिमेंट करके उनको समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि यार अब लैम्डा बाई 4 को एल नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, एल प्लस ई को क्या कहेंगे, एंड करेक्शन। एंड पॉइंट्स पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है, बिकॉज एंटी नोड्स दे डू नॉट गेट फॉर्म राइट एट द बाउंड्री, दे गेट फॉर्म स्लाइटली आउटसाइड द बाउंड्री। उसी तरह से अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बाहर बनेगा, तो लैम्डा बाई 2 को क्या लिखेंगे, एल प्लस 2ई। तो यहाँ पे एल को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, एल प्लस 2। ई को क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं एंड करेक्शन। ई को क्या बोलते हैं बच्चों, एंड। और अगर ये जो ऑर्गन पाइप है इसकी रेडियस स्मॉल आर है, if the radius of organ pipe is small r, e equal to 0.6, एंड करेक्शन की क्या वैल्यू आती है जी, 0.6 r, ऐसी एंड करेक्शन की वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, e को sir. क्या लिखेंगे, 0.6 r। अब इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो है किसका, डॉपलर इफेक्ट, है ना। डॉपलर इफेक्ट क्या है? When there is relative motion between source of sound and observer, the frequency detected by the observer is different from frequency emitted by the source, and this effect is called as Doppler. When there is, when there is relative motion between source of sound and the detector, when there is relative motion between source of sound and the detector, the frequency detected by the detector is different from frequency
frequency emitted by the तो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, इंटेंसिटी की बात नहीं होती। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब तीखी आवाज, हाई पिच साउंड। लो फ्रीक्वेंसी मतलब भारी आवाज। तो देखिए क्या है, ये बोलते हैं कि जब सोर्स पास आ रहा होता है ऑब्जर्वर के, तो क्या होता है, उसको जितनी आवाज वाकई में तीखी, उससे ज्यादा तीखी सुनाई, ज्यादा पतली सुनाई। जब दूर जा रहा होता है तो थोड़ी कम तीखी सुनाई। अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला तो ये होता है, साउंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी एफ डैश क्या है, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स। वी है वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी ओ इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, मतलब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ये कोई सोर्स और ये कोई ऑब्जर्वर। सोर्स जा रहा है वी एस स्पीड, ऑब्जर्वर जा रहा है वी ओ स्पीड। सोर्स जा रहा है वी एस स्पीड से, ऑब्जर्वर जा रहा है वी ओ स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी इसको, वो कैसे लिखेंगे देखो। अब इसमें एक चीज हमें ध्यान देनी होती है, क्या, सोर्स की वेलोसिटी का इफेक्ट डेनोमिनेटर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का इफेक्ट। अब ये पास है तो इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। ज्यादा सुनाई देने के लिए न्यूमरेटर को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, क्या कर दे, v प्लस v, है ना। और सोर्स इधर जा रहा है तो सोर्स के मोशन की वजह से भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, लेकिन सोर्स के मोशन का इफेक्ट किधर आता है, डिनोमिनेटर में। तो आप क्या कर दो, इसको डिक्रीज करो सो दैट इट इंक्रीज। ऐसा होता क्यों है, इसका कारण क्या है, देखो होता क्या है, जैसे सोर्स अगर रुका हुआ है तो उसने मान लो कोई एक मैक्सिमा ऑफ साउंड एमिट किया, फिर अगला मैक्सिमा ऑफ साउंड एमिट किया, मतलब देखिए ये सब क्या है, साउंड मैक्सिमा जो ये एमिट करता है ना। ये वाला मैक्सिमा सबसे पहले एमिट किया होगा, उसके बाद ये वाला एमिट किया, उसके बाद ये। जो भी मैक्सिमा एमिट करता है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से ट्रैवल करने लग जाता है। किस वेलोसिटी से ट्रैवल करने लग जाता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और वो एक्सपैंड होता जा रहा है। इन मैक्सिमास के बीच की जो दूरी होती है उसी को वेवलेंथ बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, ये वेवलेंथ किसके बराबर होती है, v इंटू टी। कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड, मतलब कितने टाइम के बाद वो मैक्सिमा एमिट कर, या इसको v बाई एफ ऐसा भी देख सकते। ये 10 कंडीशन है जब सोर्स रुका हुआ। अब अगर मान लो सोर्स चलने लग जाए, सोर्स इस डायरेक्शन में चलने,
तो क्या होगा, देखो मान लो उसने पहला मैक्सिमा एमिट किया, वो यहां तक पहुंच गया है। अब वो दूसरा मैक्सिमा एमिट करता है, तो दूसरा मैक्सिमा एमिट करते समय यहाँ पे वो थोड़ा आगे पहुंच गया है ना। तो अब जब वो मैक्सिमा एमिट करेगा तो उसका सेंटर में सोर्स बनेगा, कुछ टाइम बाद वो मैक्सिमा ऐसा क्यों। अब देखो इधर वाली दूरी और इधर वाली दूरी में अंतर आएगा कि नहीं, यहाँ पे ये वाली दूरी पता है क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू कैपिटल, और इधर वाली दूरी पता है क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू, समझ रहे हैं। इसको और मैं इस तरह से समझाता हूँ, देखो क्या है। सपोज सोर्स t इक्वल टू 0 पे कुछ इस पोजीशन पे था, और वो खुद क्या कर रहा था, bs स्पीड से चल रहा था। उसने एक मैक्सिमा एमिट किया, और वो मैक्सिमा किस स्पीड से चलने लग गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड से चलेगी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड से चले, bs क्या, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, v क्या, वेलोसिटी ऑफ, अब ये मैक्सिमा सब डायरेक्शन में चलेगा। हमारा ऑब्जर्वर इधर है, तो हम उसकी तरफ जाने वाली वेव पे अभी ध्यान दें। ये अगला मैक्सिमा कितने टाइम के बाद एमिट करेगा, कैपिटल टी टाइम के बाद, जो इसके अंदर कोई वाइब्रेशन हो रहे हैं उसके अनुसार ही एमिट करेगा। तो वो कैपिटल टी टाइम के बाद करेगा, या 1/f टाइम के बाद। उस 1/f टाइम में ये वाला जो मैक्सिमा इसने अभी एमिट किया था, ये थोड़ा आगे चल जाएगा। कितना आगे चल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू कैपिटल टी। तो ये वाला मैक्सिमा मान लो यहाँ पहुंच, जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी सोर्स की, वहां से कितना आगे पहुंच गया, v इनटू कैपिटल टी। अब नंबर आया है अगला मैक्सिमा एमिट करने का। अब अगला मैक्सिमा एमिट करने का नंबर है, लेकिन क्या सोर्स यहीं पे बैठा रहेगा, सोर्स भी थोड़ा आगे पहुंच जाएगा। सोर्स अब यहाँ पहुंच, सोर्स कितना आगे चल गया, उसकी खुद की वेलोसिटी इनटू, और अब उसने नेक्स्ट मैक्सिमा एमिट किया। तो ये दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच की दूरी अब क्या रह गई थी बताओ, vt माइनस ds, या v माइनस ds इनटू कैपिटल टी को 1/f लिख सकता हूं। क्या ये नई वेवलेंथ कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, न्यू वेवलेंथ, है ना। अब देखो सोर्स खुद vo स्पीड से चल, अच्छा अब जितने भी मैक्सिमा 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 की जो ट्रेन बनेगी, उन दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच की दूरी अब क्या रहेगी, v माइनस ds बाय f, v माइनस ds बाय f, v माइनस ds बाय f रहेगी। तो अब ये ऑब्जर्वर है, और इसकी तरफ आने वाले हैं क्या, कई सारे मैक्सिमास, जिनके बीच की दूरी क्या है, वो लैम्डा डैश बोल देता हूँ, उस दूरी को क्या बोल देता हूँ। और ये सबके सब वेलोसिटी ऑफ साउंड से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक साइकिल ऑफ वेव है ना, एक मैक्सिमा से लेकर अगला मैक्सिमम, वन साइकिल ऑफ वेव। कितने टाइम में ऑब्जर्वर ये साइकिल को रिसीव कर लेगा, लैम्डा डैश अपॉन v प्लस vu। क्या इतने टाइम में ये एक साइकिल ऑफ वेव को रिसीव कर लेगा, क्यों, वेवलेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव, इतने टाइम में रिसीव कर, एक साइकिल को रिसीव करता है इतने टाइम में, तो एक सेकंड में कितने साइकिल रिसीव करेगा इसका रेसिप्रोकल। तो f डैश क्या हो जाएगा, v प्लस vu बाई लैम्डा डैश को क्या लिख दूं ये, तो v माइनस ds अपॉन f, तो अपॉन f ऊपर चला जाएगा, क्या ये आ जाएगा, बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v प्लस vo अपॉन v माइनस ds, है ना।
आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी क्या है, v बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या है, जब सोर्स और जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, सोर्स की तरफ, यानी जो साउंड वेव वो रिसीव करने वाला है उसी साउंड वेव की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा, v प्लस v, और लैम्डा क्या हो जाएगा, जो वेवलेंथ उसकी तरफ आ रही है ना। अब बाई चांस सोर्स भी उसी की तरफ जा रहा है तो वो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये है, समझ में आती ना। इसके अच्छा तुम्हारा होमवर्क पता है क्या है, तुमको 4 केस कंसीडर करने, कौन कौन से, सोर्स इधर, ऑब्जर्वर, ठीक है, सोर्स ऐसे, ऑब्जर्वर, एक केस तो मैंने बताई थी, सोर्स इधर, ऑब्जर्वर, यस, एक की वीएस एक की व्यू, इसकी वीएस ले लो, इसकी आपको 2 बातें बतानी है, क्या, वेवलेंथ रिसीव बाय द ऑब्जर्वर एंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर, वेवलेंथ रिसीव बाय ऑब्जर्वर एंड फ्रीक्वेंसी रिसीव बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है जी, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।